तो ये साफ दिखाई दे रहा था नीतीश कुमार काम बहुत किए बिहार के लिए, अब उनकी बागडोर कोई तो लेगी। निशांत ऐसे पुत्र नहीं है जो चाहते थे कि पापा खाली कर दें हम बैठ जाए। मतलब पूरा नीतीश कुमार की कॉपी दिख रहे हैं निशांत। तो सेकंड नेता के रूप में स्थापित अगर कोई हो पाएगा तो वो निशांत ही हो पाएंगे। कुशवाहा समाज की सर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के पास है, फिर कुशवाहा समाज को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करना। तो इस बात तो चुनाव के पहले ही कंसेंसस बन गया था कि सम्मानजनक विदाई उनकी होनी, लेकिन मेरा मानना है कि जो कहा जा रहा है उसका उल्टा होगा। अच्छा, अभी भी उल्टा होगा। हाँ। आपका सब मानकर चलने की सम्राट को तो नहीं बीजेपी बनाएगी, सम्राट को ही बीजेपी बनाएगी। आप कहीं भी किसी स्टेट में बीजेपी अगर सीएम बनाई है तो गेस नहीं कर पाया कोई भी कि कौन सीएम फेस होगा। कि लेजेसी को आगे ले जाने के लिए भी वही बिल्कुल जो है नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण। हाँ, लौकुश समीकरण। तो 2030 में फिर इलेक्शन होने वाला होगा विधानसभा का, तो क्या एक नित्यानंद राय भी फेस नहीं हो सकते हैं जिससे कि यादव वोट की सेंधमारी की जा सके? नित्यानंद राय तो अभी भी बहुत मजबूत कंटेंडर। जोड़ी मोदी या नीतीश के हिट हुई। नीतीश और मोदी का जोड़ी तो अभी हिट है। हाँ, अभी भी टूट गया जोड़ी सर? बिल्कुल नहीं टूटा है, कभी नहीं अब टूटेगा। बिहार में तो 2030 तक की बात हो रही थी कि नीतीश ही रहेंगे, तो निशांत रहे या नीतीश रहे इसमें कहाँ अंतर? हमें ये नहीं लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू के खाते में बीजेपी जाने देगी। बीजेपी के पास भी गृह मंत्रालय भी होगा और सामान्य प्रशासन विभाग भी होगा, मतलब पूरा फुल फ्लेज गृह मंत्रालय होगा, तभी बीजेपी कमाल कर पाएगी ना भाई। पक्का फंड का अलॉटमेंट या प्रोजेक्ट्स का या फिर स्पेशल राज्य का जो दर्जा की बात हो रही थी, ये सारा हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिल जाए। बीजेपी ये माहौल बनाएगी कि देखिए बिहार को हम कहाँ लेके जाएंगे, और वो नहीं बनाएगी तो फिर अगले चुनाव में मुश्किल बढ़ जाएगी। बंगाल जीतना है तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। डे वन से हम लोग बोल रहे हैं कि अमित शाह का खूंटा अगर गड़ा तो भाजपा का खूंटा वहां गड़ा। धरना पर बैठी थी तो उठ के जा सकती थी कुछ देर के लिए, कोई नहीं गया सर, लेकिन वो नहीं गई। गलत परिपाटी चालू, गलत परिपाटी बंगाल में शुरू से रही है। ममता दीदी ऐसे ही मनमानी करती रही है। अगर ये आश्वासन वोटर्स को मिल जाता है तो 100% जितने वोटर्स उसके कोर वोटर्स हैं एक भी चुकेंगे नहीं, सब आगे बढ़ के वोट देंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि सत्ता की कुर्सियां हिलती हैं तो चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन बिहार में एक ऐसा चेहरा है जिसके लिए कुर्सियां अपनी जगह नहीं बदलती, बस साथ बैठने वाले दोस्त बदल जाते हैं। आज बात बिहार की सियासत के उस धुरी की जिनके इर्द गिर्द पिछले 25 साल से राज्य की सत्ता घूम रही है। 2000 में 7 दिन की पहली पारी से लेकर 2025 तक 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का वो रिकॉर्ड जो शायद ही कोई और तोड़ पाए। कभी सुशासन बाबू के नाम पर कानून का राज तो कभी पलटू राम के तंज के बीच पाला बदलने का हुनर। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2000 तक पहली बार बहुमत की कमी के कारण सिर्फ 7 दिनों तक मुख्यमंत्री। 24 नवंबर 2005 से लेकर 24 नवंबर 2010 तक एनडीए यानी कि भाजपा के साथ पूर्ण कार्यकाल। 26 नवंबर 2010 से लेकर 20 मई 2014 तक एनडीए के साथ। 22 फरवरी 2015 से लेकर 19 नवंबर 2015 तक जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद वापसी। 20 नवंबर 2015 से लेकर 26 जुलाई 2017 महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार। आगे बढ़ते हैं। 27 जुलाई 2017 से लेकर 15 नवंबर 2020 फिर से एनडीए के साथ मुख्यमंत्री। 16 नवंबर 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव के बाद। 10 अगस्त 2022, 28 जनवरी 2024 फिर से महागठबंधन के साथ। 28 जनवरी 2024 से 20 नवंबर 2025 एनडीए में वापसी के बाद। 20 नवंबर 2025 से वर्तमान 2025 का चुनाव जीतने के बाद तक आज की पॉलिटिकल मंथन में हम डिकोड करेंगे नीतीश कुमार के उस पॉलिटिकल
मॉडल को, जहां गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही होता है। क्या यह विकास की मजबूरी है या सिर्फ सत्ता का मास्टर स्ट्रोक? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हर बार की भांति इस बार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों से एक आग्रह है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, निशांत की ज्वाइनिंग हो गई। बहुत दिन से आशाएं लगाए जा रहे थे, बहुत आकांक्षाएं थी, डिमांड बहुत तरह तरह का था, लेकिन निशांत के ज्वाइनिंग के बाद भी अभी भी मामला शांत नहीं दिखाई दे रहा है। जदयू कार्यकर्ता ये डिमांड कर रहे हैं कि अगला सीएम निशांत ही हो। जदयू में निशांत की ज्वाइनिंग को लेकर और कार्यकर्ताओं के डिमांड को लेकर दोनों लोगों से पहली प्रतिक्रिया सर आपसे। देखिए, आज तो ज्वाइनिंग निशांत की हो गई और काफी भीड़ भी थी, लोग भी काफी इकट्ठा हुए थे और जोश खरोश भी देखने में काफी मिला। अब इस तरह के जो डिमांड हो रहे हैं वो आप इस ढंग से अगर देखेंगे कि पार्टी के अंदर से किसी के द्वारा जबरन इस तरह का डिमांड कराया जा रहा है, तो इसको उसी ढंग से देखा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री का डिमांड कराया जा रहा है निशांत के लिए। लेकिन आप अगर निशांत को देखेंगे तो अंदर से खबर तो यही उठ के आ रही है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक के लिए तैयार नहीं है। तो मुख्यमंत्री की बात ही अलग होती है। और इतना फेरबदल होने के बाद भाजपा कोई दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए रखेगी, ऐसा तो किसी हालत में दिखाई नहीं देता है। आपको क्या लग रहा है सर, इतना है तौबा और इतना हल्ला हंगामा के बाद अगर भाजपा का सीएम नहीं बनेगा तो फिर हटा? नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया राज्यसभा जाने का, तो उनके नीतीश ने ही फैसला लिया, बिल्कुल, तो उनके रिश्तेदार पहुंच गए, ठीक है ना, भगीना, मामा, साढ़ू, सारे लोग पहुंच गए और सबने पूरा दबाव बनाया कि आप अपना फैसला वापस लीजिए, जब तक आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं बने रहिए। लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया 8 बजे, दरवाजा बंद कर दिया, बिल्कुल, बोले कि मैं सोने जा रहा हूँ, अब आप लोग जाइए, ठीक है। तो तमाम कोशिशें जब विफल हो गई तब लोगों ने तय किया कि भाई अब निशांत को मनाया जाए, ये कम से कम निशांत ही इनकी जगह ले ले। निशांत भी तैयार नहीं थे। 4 तारीख की जो सूचना है मुझे, निशांत ने साफ इनकार कर दिया, मुझे नहीं बनना है डिप्टी सीएम, मुझे नहीं जाना है राजनीति में। और उनके रिश्तेदार बता रहे हैं कि निशांत ने तो एकदम मना कर दिया था कि राजनीति में जाने से। 4 मार्च की बात कर रहा हूँ। निशांत भी इस फैसले से नाराज थे, मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से नाराज थे? नहीं, नाराज नहीं थे, लेकिन वो दुखी तो है। वो तो चाहते थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। निशांत ऐसे पुत्र नहीं है जो चाहते थे कि पापा खाली कर दें हम बैठ जाएं। निशांत तो सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए खुद अभी अपने को फिट नहीं मानते। वो मानते हैं सच्चाई, देखिए वो है क्या, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और वो मानते हैं कि राजनीति उनको नहीं आती, इसलिए वो राजनीति में आने को तैयार नहीं थे। लेकिन घर परिवार वालों ने, सुचिंतकों ने समझाया कि भाई पापा की उम्र ज्यादा हो गई है और राज्यसभा इसीलिए वो जा रहे हैं कि आप पार्टी संभालिए, आप भी पार्टी नहीं संभालिए तो पार्टी बिखर जाएगी। तो कितनी मेहनत करके उन्होंने पार्टी को बनाया है और बिहार को आगे ले गए, तो बिहार को भी आगे बनाए रखना है, पार्टी को भी बचाए रखना है, तो आपका आना जरूरी है, तब निशांत तैयार। कार्यकर्ताओं का भी भारी दबाव था, इस वजह से भी निशांत जो मान गए। देखिए, मानना तो था ही, जो डायनेस्टी राजनीति बोला जाता है तो इसको उस ढंग से हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर निशांत को आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बाद जितना सिंप्लिसिटी उनमें है, हमको नहीं लगता है कि भारत में किसी दूसरे नेता के किसी बच्चे किसी परिवार में एक, अगर आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को छोड़ दें, उनके परिवार को अगर छोड़ दें तो कहीं और देखने को मिला होगा। आप ये बीआईटी मिश्रा से पढ़े हुए हैं, आप देखिए जिस समय ये बीआईटी मिश्रा में थे
1998 के आसपास के बैच में जी। ये वहां थे। इनके साथ सम्राट चौधरी हैं, उनके भाई भी थे। राजेश अरिजीत शाश्वत चौबे करके, जो अश्वनी चौबे के बेटा हैं, वो इनके साथ थे, इनके रूममेट थे, इनके रूममेट थे। उसके अलावा इस्लामपुर के जो अभी विधायक हैं, उनका रोहन रंजन या क्या नाम है, वो इनके साथ थे। इसके बाद हेमंत सोरेन भी इनसे एक दो साल ही सीनियर उस समय वहां पे बीआईटी मिश्रा में हुआ करते थे। तो सिंप्लिसिटी वैसी ही थी। और प्लस एक समय तो जरूर ऐसा आता है जब आदमी को अपना पद छोड़ना पड़ता है, एक उम्र उसका लिमिटेशन होता है। तो ये साफ दिखाई दे रहा था, नीतीश कुमार काम बहुत किए बिहार के लिए, अब उनकी बागडोर कोई तो लेगी। कोई पूरे बिहार में, जदयू में सेकंड लेवल का नेता तो आज तक तैयार कभी हो नहीं पाया 20-25 साल के पूरे इस टेन्योर में। तो सेकंड नेता के रूप में स्थापित अगर कोई हो पाएगा तो वो निशांत ही हो पाएंगे। और उनके ऊपर प्रश्न तो नहीं उठा, मतलब किसी हालत में नहीं उठाया, इसलिए नहीं जा सकता है। आप पूर्व में भी अगर देखेंगे, हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे। जब शुरू में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा था कि वो राज्य को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। आप राजस्थान में देखिए, जब बीजेपी ने नाम अनाउंस किया भजन लाल, तो उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा था। एमपी में भी उसी तरह से सवाल उठ रहा था। लेकिन राज्य चल रहे हैं, अच्छे तरीके से राज्य को चलाया जा रहा है। तो जब इनके पास बागडोर आएगी तो 100% ये अच्छे तरीके से जदयू को चला पाएंगे, इस राज्य को चला पाएंगे, अच्छा डिसीजन लेंगे। अभी तो नए नए ज्वाइन किए हैं। समय आएगा ये अपनी टीम बनाएंगे। उस टीम में जहां ये आसानी से अपने बात को रख सकें, वहां डिस्कशन कर सकें, उस तरह की टीम जब तैयार हो जाएगी तो इनमें एक ताकत भी आएगा। अभी हो सकता है कि सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ बहुत तरह की मंत्रणा कर नहीं पा रहे होंगे। सर, आप उस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे, लगातार आप कवर कर रहे थे। जो एक्टिविटी दिखी निशांत की, पैर छुआ, बातचीत किया, फिर वहां से निकलने के बाद हनुमान मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद पत्रकारों को खिलाया, फिर मजार गए, हाईकोर्ट मजार पहुंचे। तो ये जो मतलब पूरे नीतीश कुमार की कॉपी दिख रहे हैं निशान। बिल्कुल, देखिए दो तरह की बातें आ रही हैं। एक बात तो आ रही है कि 4 तारीख को निशांत ने मना कर दिया था कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन इसके पहले भी कुछ खबरें मेरे पास आ रही थी कि निशांत पूरी तरह से तैयार हैं कि उनकी लॉन्चिंग हो जाए 1 महीना 2 महीना पहले। और 4 तारीख को मना करते हैं। मतलब उनको दुख था कि पिता ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी और वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा वो मना किया होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने समझाया है कि देखिए एक कमिटमेंट की बात है। नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने ही पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी। नीतीश कुमार 2020 में कितना कमजोर हो गए थे, 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता हो गए थे। फिर भी बीजेपी ने दबाव नहीं बनाया। बीजेपी चाहती तो अपना सीएम बना सकती थी। वो नीतीश कुमार ने भी, नीतीश कुमार तैयार भी नहीं, वो असहज थे कि भाई हमारे विधायक बहुत कम हैं, बीजेपी के आधे हैं, फिर हम सीएम कैसे दावा करें पद पर। लेकिन बीजेपी ने उनको बना कर रखा। तो इस बार तो चुनाव के पहले ही कंसेंसस बन गया था कि सम्मानजनक विदाई उनकी होनी। ठीक है, अब अचानक हो गया ये। अचानक आपको लग रहा है, कुछ भी अचानक नहीं हुआ। अच्छा, सब प्री प्लान, सब प्री पटकथा पहले से उनको सम्मानजनक विदाई देनी थी, इसलिए उनको आखिरी बार भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। भाई जदयू से बड़ी पार्टी अभी भी है बीजेपी। लेकिन नीतीश कुमार ने खूब सम्मान के साथ एग्जिट करने का फैसला लिया। ठीक है ना, तो अब कोई डाउट नहीं है। पहले मुझे भी लग रहा था कि कोई खेल तो नहीं है, नीतीश कुमार ऐसे कैसे सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लगातार फोन हम लोग के सर आ रहे थे, कार्यकर्ताओं के, पॉलिटिकल लोगों के, कि इतना आसानी से जेडीयू के कार्यकर्ता आज क्या कर रहे थे, एकदम चेतावनी दे रहे थे बीजेपी को। अगर रहे थे कि कोई कमजोर नस दबा के तुम उतार रहे हो गति से, तो छोड़ेंगे नहीं, अगले चुनाव में सबक सिखा देंगे। मतलब उनको ये लग रहा है कि बीजेपी ने उनको मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी ने मजबूर नहीं किया है। बीजेपी को मजबूर करना होता तो पहले भी कर सकती थी। इस बार नीतीश कुमार ने स्वतः फैसला लिया है। और मैं बता दूं कि बीजेपी का ही सीएम बनने जा रहा है। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है ना कि कोई नहीं जानता कि बीजेपी क्या करेगी। आज भी यही चर्चा चल रही है कि बीजेपी किसको सीएम बनाएगी, कोई नहीं जानता। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के सबसे बड़े फेस हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको तो नहीं बनाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि जो कहा जा रहा है उसका उल्टा होगा। अच्छा, अभी भी उल्टा होगा। आपका सब मानकर चल रहे कि सम्राट को तो नहीं बीजेपी बनाएगी, सम्राट को ही बीजेपी बनाएगी।
ये चर्चा तो सर सम्राट की ही चल रही है लगातार। इस बार लगता है जो बीजेपी का मिथ है, आप कहीं भी किसी स्टेट में बीजेपी अगर सीएम बनाई है तो गेस नहीं कर पाया कोई भी कि कौन सीएम फेस होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि जिस तरह से राज्यसभा जाने का नीतीश कुमार वाला जो वाकया है वो लीक हुआ, ये सीएम वाला भी वाकया लीक हो चुका है और सम्राट के ऊपर ही लगता है मोहर इस बार लगने वाली है। क्या कि यहाँ दूसरे राज्यों से अलग परिस्थिति है। यहाँ बीजेपी जिसको चाहे सीएम नहीं बना सकती है। यहाँ एक चेहरा चाहिए। और चेहरा बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी का है। और वो नहीं, जातीय समीकरण के हिसाब से भी वही फिट बैठते हैं। और सर नीतीश कुमार की लेजेसी को आगे ले जाने के लिए भी वही बिल्कुल जो है नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण, लौकुश समीकरण, उसमें वो फिट बैठते हैं। लेकिन एक इसमें हम जोड़ना चाहेंगे श्रीकांत जी कि सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। आज के डेट में बिहार में एक्सेप्टेड नेता है ये, पूरा बिहार इनको एक्सेप्ट कर चुका है और जिस तरह का इनका तौर तरीका है तो कनेक्ट भी हो जाते हैं जनता से, या जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनसे भी कनेक्ट हो जाते हैं और इनका रुतबा इस ढंग का बन गया है कि एक्सेप्टेंस आसानी से अब आ भी जाएगी। लेकिन अगर लंबे रन में देखा जाए तो 2030 में फिर इलेक्शन होने वाला होगा विधानसभा का, तो क्या एक नित्यानंद राय भी फेस नहीं हो सकते हैं जिससे कि यादव वोट की सेंधमारी की जा सके? नित्यानंद राय तो अभी भी बहुत मजबूत कंटेंडर है। देखिए, अगर यादव वोट पे में सेंधमारी करने की रणनीति के तहत बीजेपी फैसला लेगी तो नित्यानंद राय ही पहले चॉइस हो सकते हैं। लेकिन यादव भावनात्मक रूप से आरजेडी से जुड़े हुए हैं और इतना आसान नहीं है यादवों को तोड़ देना। इसलिए मैं कह रहा हूँ अलौकिक समीकरण को साझा रखना बहुत जरूरी है। सर अभी बहुत बड़ा समय है, 4 साल 5 साल का समय है, अभी विधानसभा इलेक्शन हुआ है सर। ये 4-5 साल में अगर कोई यादव चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर बैठता है तो भाई यादव भी अब आज के डेट में पहले की तरह कम पढ़े लिखे और ऐसा तो रह नहीं गए। तो यादव चेहरा में अगर किसी को मौका मिलेगा तो नित्यानंद राय को ही मिलेगा। एक बात और इसमें हम आपको पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि केवल वोट बैंक ही भाजपा देखती है क्या? अन्य राज्यों में जो एग्जाम्पल रहे हैं, क्या वोट बैंक के आधार पर ही मुख्यमंत्री का फेस तय होता है? पहला फैक्टर तो यही है किसी भी पार्टी के लिए। भाई आप सबसे पहले क्या देखेंगे? राजस्थान में भजनलाल शर्मा, देखिए वहां पे मिथ तोड़ना था, जहां पे पहले से ऐसा मिथ बन रखा है। बिहार, जैसे श्रीकांत जी ने बताया कि बिहार को आप दूसरे राज्यों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे आप बंगाल को नहीं कर सकते हैं, तो उसी पैटर्न पे आप राजस्थान एक अलग कर दें। और अगर आप एमपी में चले जाएंगे तो एमपी में उसी पैटर्न पे इन लोगों ने मुख्यमंत्री को चुना है। तो पहला फैक्टर तो सबसे पहले जातीय समीकरण ही रहेगा किसी भी मुख्यमंत्री या किसी, यहाँ तक कि विधानसभा और सांसद बनाने के लिए भी यही रहता है। लेकिन कुशवाहा समाज की सर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के पास हैं, फिर कुशवाहा समाज को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करना। भाई उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के सुप्रीमो है, बीजेपी का थोड़ा नेता है। ठीक है, वो ताकत है, एनडीए के साथ है तो एनडीए को बहुत फायदा भी मिला। एनडीए की शाहबाद में जो जीत हुई है उसका मेन फैक्टर उपेंद्र कुशवाहा ही, जान लीजिए। और जो हार हुई थी उसका भी फैक्टर उपेंद्र कुशवाहा ही। भले पवन सिंह को कोई श्रेय दे दे, पवन सिंह के चलते खेल बिगड़ा, कुशवाहा वोटर नाराज हुए। पवन सिंह के चलते न जीत हुई है एनडीए की। अभी ये राज्यसभा का जो प्रकरण चल रहा था, इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो धनबाद में मेयर का इलेक्शन हुआ, उसमें भी हार मिली है बीजेपी को। बिल्कुल, तो वहां भी फैक्टर आपको पवन सिंह और ये राजपूत और ये फैक्टर चल रहा था, तो उसको भी जोड़ के देखा जा रहा है पवन सिंह के साथ। बिल्कुल, पवन सिंह वोट नहीं दिला सकते भाई, बिहार की जनता बहुत जागरूक है। पवन सिंह को वोट जो लड़के यंग है, जो उनके फैन है, दीवाने हैं, ठीक है ना, वो उनको वोट दे देंगे। लेकिन पवन सिंह के चलते पूरा पार्टी को वोट दे देंगे, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के, ऐसा नहीं है। जोड़ी मोदी या नीतीश के हिट हुई। नीतीश और मोदी का जोड़ी तो अभी हिट है। अभी टूट गया जोड़ी सर? बिल्कुल नहीं टूटा है, कभी नहीं अब टूटेगा। बिहार में तो 2030 तक की बात हो रही थी कि नीतीश ही रहेंगे, तो निशांत रहे या नीतीश रहे, इसमें कहाँ अंतर है? तो जोड़ी तो वही बनी हुई है। आज भी एनडीए में ही है नीतीश कुमार, जदयू एनडीए का ही पार्ट है, तो टूटने की तो कहीं से कोई संभावना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे को लेकर। देखिए निशांत के बारे में एक चर्चा सर और निकलकर सामने आ रही है कि चंपारण से वो यात्रा
पे निकलेंगे, यात्रा पे निकलेंगे, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो बचा हुआ उनका समृद्धि यात्रा का जो फेज था, तो वहां वो निकलने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि दोनों यात्राएं एक साथ संभावना है कि वो एक नीतीश कुमार भी निकलेंगे और एक इनके पेपर निकलेंगे, तो भाजपा पर एक दबाव बनाने की राजनीति तो नहीं यात्राओं के माध्यम से? नीतीश कुमार की जो यात्रा है ये पहले से प्लान थी। ऐसा नहीं है कि ये राज्यसभा वाला प्रकरण होने के बाद से यह यात्रा का कोई प्लान आया है। और प्लस इसके बावजूद राज्यसभा जाने अभी तो टाइम है, अभी 16 को पहले इलेक्शन होना है, फिर 10 अप्रैल तक उसका रिजल्ट आएगा, तो अभी 1 महीना का समय है। और ये पहले से ही अनाउंस है कि नीतीश कुमार का जो भी प्लान था वो इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी जवाबदेही वो ले रखे हैं कि हम यहाँ रहें बिहार में या न रहें, जो भी कार्य जो अधूरा पड़ा है उसको वो पूरा करने के लिए बाध्य हैं, और निशांत को भी इसी लाइन पे वो लेके जा रहे हैं। तो सीमांचल के इलाके में उनकी जो यात्रा है वो हो रही है, इसका भी कोई फैक्टर देखते हैं? फेज वाइज प्लान था कि कहाँ कब जाना है। 10 तारीख से वो कोसी सीमांचल की यात्रा पर रहेंगे, और निशांत को तो इसलिए यात्रा पर भेजा जा रहा है कि एक्सपोजर हो और जनता से 1-to-1 कनेक्टिविटी और लोगों से जुड़े, लोगों को अभी लोग भी जाने भाई निशांत। देखिए नीतीश कुमार ने जिस तरह से रिजाइन किया है उसकी वजह से निशांत को लेकर बहुत सिंपैथी है। देखिए बहुत पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है इसमें जेडीयू को, है ना? तो वही मेरा कहना है कि सर ये पॉलिटिकल माइलेज सीएम पद के लिए तो नहीं है। अरे भाई नहीं, सीएम पद तो नीतीश नहीं चाहे तो अभी भी बीजेपी नहीं लड़ सके। अच्छा, नीतीश कुमार बेचारा थोड़े हैं, अभी भी कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के पास। सर नीतीश कुमार के पास ये ऑप्शन है। सच्चाई है कि मतलब नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वही सीएम होगा बिहार में अभी भी? हम इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। हाँ, ये जैसे श्रीकांत जी बता रहे हैं कि नीतीश जी अगर चाहें कि वो सीएम खुद रहें या फिर अपने बच्चे को सीएम बनाए, निशांत को सीएम बनाए, तो इसमें कोई आदमी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, हम इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि इसमें नीतीश कुमार का कोई ऐसा इंटरफेरेंस माना जाएगा बीजेपी के द्वारा। नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए छोड़ दिया है, बीजेपी तय बीजेपी जिसको बनाया है, लेकिन सरकार में हस्तक्षेप, तगड़ा हस्तक्षेप रहेगा हमेशा नीतीश कुमार का। विधानसभा रहना भी चाहिए अलायंस में, और रहना भी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी चाहिए जदयू। मतलब हम लोगों को, मतलब हमें ये नहीं लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू के खाते में बीजेपी जाने देगी। गृह मंत्रालय भी जदयू की तरफ से मांगा जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष का भी मांगा जा रहा है, लेकिन दोनों पद मुझे नहीं लगता है, जैसा कि अमित जी ने कहा, कि बीजेपी देगी। देखिए गृह मंत्रालय के बिना क्या सरकार, ठीक है ना? नीतीश कुमार, अब सम्राट जी बन गए गृह मंत्री, तब भी कहा जा रहा था ना कि भाई कंट्रोल अभी भी नीतीश कुमार के। सर इसमें एक विवाद कंट्रोल था क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार के अंडर ही था। तो सर दोनों बात सही कैसे हो सकता है? पहले जब गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने तो ये कहा जाने लगा कि गृह मंत्री तो है लेकिन लगाम सीएम आवास में, सामान्य प्रशासन विभाग। तो अभी सीएम अगर बीजेपी की होगी और गृह मंत्री कोई भी बन जाए, लगाम तो सीएम के पास होना चाहिए। इस बार होगा बीजेपी के पास भी गृह मंत्रालय भी होगा और सामान्य प्रशासन विभाग भी होगा, मतलब पूरा फुल फ्लेज गृह मंत्रालय होगा, तभी बीजेपी कमाल कर पाएगी ना भाई। बीजेपी के लिए चुनौती है। नीतीश कुमार ने जो ट्रेंड सेट कर दिया है, जो लाइन खींच दी है, उससे लंबी लाइन, उससे लंबी नहीं तो उसके बराबर लाइन तो खींचना ही पड़ेगा ना भाई। तो पूरा पावर नहीं हो, पूरी आजादी ना हो, तो सम्राट जी क्या कर पाएंगे? तो बीजेपी चाहिए कि सम्राट अगर सीएम, मतलब आप मान गए कि सम्राट ही सीएम होंगे? मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सम्राट ही सीएम होंगे। तो सम्राट सीएम होंगे तब भी क्या कमाल दिखा पाएंगे अगर अधिकार नहीं होगा, पावर नहीं होगा। इसमें सर एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि ऐसा लगता है कि बिहार को तो कम से कम लाभ होगा। ये लाभ किसी एक पार्टी को जाए चाहे नहीं जाए, ये अलग विषय है। केंद्र का डायरेक्ट इंटरफेरेंस अगर बिहार में रहेगा, मुख्यमंत्री बिहार में अगर बीजेपी की रहेगी, तो पक्का फंड का अलॉटमेंट या प्रोजेक्ट्स का या फिर स्पेशल राज्य का जो दर्जा की बात हो रही थी, ये सारा हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिल जाए। स्पेशल दर्जा नहीं मिलेगा अमित जी, लेकिन मोदी जी जरूर हड़काएंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो अभी तक मुंबई में, गुजरात में, दूसरे राज्यों में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, और पहले से तैयारी है
बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में जी आ चुके हैं। एक अडानी आ चुके हैं ना। हाँ एकदम आ चुके हैं 2000 करोड़ का एक स्टील प्लांट भी लग रहा है जमुई में। जी तो शुरुआत पहले से बीजेपी कर चुकी है और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी ऐसी 10-20 इंडस्ट्रीज आएंगी बिहार में, हजारों करोड़ की। बीजेपी ये माहौल बनाएगी कि देखिए बिहार को हम कहाँ लेके जाएंगे, और वो नहीं बनाएगी तो फिर अगले चुनाव में मुश्किल बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना? मतलब ये साफ है कि भाजपा के सीएम बनते ही एक बार बड़ी तस्वीर और तकदीर बिहार की बदल सकती है, बदलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चर्चा और अक्सर निकलकर सामने आ रही है कि जदयू में ही अब चुनाव होना है, राष्ट्रीय कमेटी का एक बार फिर से जो है दिल्ली में या कहीं भी, पिछले बार तो दिल्ली में ही हुआ था राष्ट्रीय कमेटी का, अब फिर से होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बदलने की चर्चाएं और सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या आप लोग कहेंगे? निशांत कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। निशांत कुमार एक ही लाइन में सरकार तो फाइनली कर दिए, जैसे सम्राट सीएम बनेंगे वैसे निशांत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बिल्कुल, अब पूरी पार्टी की कमान आप भी सर, लेकिन निशांत जैसे सहज है, एकदम क्लियर कट। तो हम क्यों जो जानते हैं, जो लगता है वही कहेंगे। आपको क्या लग रहा है सर? हमको ऐसा लगता है कि संजय नीतीश से रहेंगे। हाँ अभी तो कुछ दिन नीतीश रहेंगे, लेकिन संजय झा हो सकता है कि इसमें रिपीट इसलिए हो कि अभी विधानसभा इलेक्शन उनके अंडर में हुआ और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जदयू का रहा। तो इस और प्लस ये राज्यसभा वाला जो मैटर चल रहा है, निशांत को गाइडेंस वाला मैटर चल रहा है। आज आपने ज्वाइनिंग के समय देखा होगा, उसने निशांत ने पैर छुआ है। पैर तो वो सबका छू रहे थे सर, लेकिन एक एक बात जो है ना, वो 1-to-1 ललन सिंह थोड़ा दूर बैठे हुए थे, संजय झा हर समय निशांत के एकदम बैरम खान वाली भूमिका में दिखाई दे रहे थे। तो भाई वो उनको गाइड करने के लिए कुछ एक आदमी को तो डिप्यूट किया गया होगा ना। संजय झा नहीं हटेंगे, वो रहेंगे, फिर से कार्यकारी अध्यक्ष वही बने। बिल्कुल वही बनेंगे। नीतीश कुमार भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे कुछ दिन तक, लेकिन आखिरकार पार्टी की कमान तो निशांत के हाथ में ही आनी है। देखिए नीतीश कुमार छोड़ेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो किसी तीसरे नेता को नहीं जाएगा, तो निशांत को ही मिलेगा। अब देख लीजिएगा। एक चर्चा सर मनीष वर्मा की भी हो रही है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे। आज अगर जो वीडियो मेरे सामने आया, जो वीडियो हमने देखा है, उसमें तो कहीं भी डायस पे मनीष वर्मा दिखाई तो नहीं दिए, नीचे बैठे हुए थे। तो भाई अगर कोई आदमी आपको डायस पे दिखाई नहीं दे रहा है, उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए मनोनीत करने का या चयनित करने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं से मेल तो नहीं खा रहा है। देखिए दिक्कत ये है कि वो आईएएस अधिकारी है नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद, लेकिन पार्टी के जो नेता है, नेता कभी नहीं चाहेगा कोई अधिकारी उनके ऊपर हो जाए, तो पार्टी में एक राय नहीं है उन पर, और इसीलिए वो पिछड़ते जा रहे हैं। सर इसी से बाहर आने के मतलब इसी से बाहर आना चाह रहे थे, इसीलिए तो इतना लंबा चौड़ा प्रकरण हुआ। बिल्कुल, तो ये आसान नहीं है। संजय झा अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटते भी है तो मान लीजिए कि वो केंद्र में मंत्री होंगे। निशांत जदयू की कमान रहे चाहे नहीं रहे, निशांत की कमान उनके हाथ में रहेगी, संजय झा की। तो पार्टी ही नीतीश कुमार और निशांत की पार्टी है। अभी तक सर्वे जो भी मेन लीडर जदयू में कहा जाता था तो वो नीतीश कुमार को कहा जाता था। अब उनके बाद कौन हो सकता है? उनके बाद निशांत के अलावा कौन हो सकता है? देखिए निशांत जदयू में नीतीश कुमार के बाद जो बड़े नेता हैं, ललन सिंह, संजय झा, यही है ना, दोनों विजय चौधरी, ये तीनों नेता नीतीश जी के जो फार्मूला है, जातीय समीकरण है, कुर्मी कुशवाहा, उसमें फिट बैठते, अति पिछड़ा, उसमें नहीं फिट बैठते हैं। तो नीतीश कुमार की जगह कोई ले ही नहीं सकता है तीनों में से कोई, वो निशांत ही ले सकते हैं, और इसीलिए निशांत को लाना जरूरी है। इसलिए निशांत को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी आपको लग रहा है निशांत बहुत सीधे हैं, सबके पैर छू रहे हैं, राजद उससे सिखा देगी, निशांत बदलेंगे, इतना बदलेंगे कि आप उम्मीद नहीं की होंगे। राजद में सर तेजस्वी यादव का एक्सेप्टेंस क्यों आ गया? क्योंकि लालू जी के पुत्र थे। तेज प्रताप का क्यों आया? क्योंकि लालू जी के पुत्र थे। बिल्कुल। तो सर मतलब राजशाही मानसिकता अभी भी हम लोग के मन में, दिलों में है ना? एकदम है। एक्सेप्टेंस उससे, देखिए इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब जैसे जगहों से जो राज्य हैं उनमें ऐसी जो मानसिकता है ना, उससे बाहर आना, साउथ में भी आप देख लीजिए, उससे बाहर आना बड़ा कठिन है। पशुपति पारस कोशिश करते रह गए ना, रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी बनने का, बन पाए?
लालू जी का उत्तराधिकारी उनका पुत्र ही बना है ना, तो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी हम आप बन जाएंगे, वो निशांत ही बनेंगे। और निशांत जो अभी सीधे दिख रहे हैं वो बहुत परिपक्व होते हुए नजर आएंगे। लेकिन निशांत को अपनी एक टीम बनानी होगी, संजय और ललन के अलावे एक अपनी खुद की टीम बनानी होगी। आसानी तभी रहेगा, और ये बनाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। जब आगे समय आएगा तो जरूर ये अपनी एक टीम बनाएंगे, क्योंकि जो सीनियर लीडर संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, या फिर ललन सराफ हैं, विजय चौधरी हैं, उनके साथ उतना सुगम डिस्कशन और सब चीज पे बैठना बड़ा कठिन उनके लिए हो जाएगा। तो उनको एक अपनी टीम बनानी पड़ेगी, जिससे कि वो और आसानी से अपने डिसीजन ले सके। एक विजुअल हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। देखिए, निशांत कुमार ने सबको प्रणाम तो किया, ललन सिंह को प्रणाम किए, और कुछ बातचीत होने लगी उन लोगों में तो तुरंत उनके कंधे में हाथ डाल दिए। वो विजुअल थोड़ा चलाइए। दोस्ताना व्यवहार है और पार्टी के दौरान आ गई है भाई। वही ना बोला कि उनको कोई हैंडल नहीं कर पाया, नहीं पाया। सर, एक तस्वीर और वायरल हुई थी। अब देखिए कि संजय झा और ललन सिंह या विजय चौधरी कोई थे, और निशांत बीच में दोनों पे बिल्कुल एक तरफ पर ललन सिंह थे, एक तरफ विजय चौधरी, और बीच में दोनों के कंधे पर वो तस्वीर भी अगर है तो दिखाइए थोड़ा। तो नहीं दिख रहा है निशांत नेता की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो बॉस इज ऑलवेज बॉस। बॉस मान भी चुके हैं दोनों, मतलब जो भी सीनियर नेता है वो मान चुके हैं कि मेरा बॉस निशांत ही है, मानना भी पड़ेगा भाई। सर, आप बीजेपी में ही देख लीजिए, ये जताना पड़ रहा है कि आप माने, जिनको बनाया गया है वो आपके सुप्रीमो हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो भाई यहाँ भी तो वही सेम उसी तर्ज पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो निशांत बॉस बन चुके हैं, तो परिवर्तन की सुगबुगाहट केवल बिहार में नहीं, बंगाल में भी है। और भाजपा ने तो नारा भी दे दिया है, पॉलटानो दौरकार, चाय बीजेपी सौरकार। सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में बंगाल में दिखाई दे रही है, परिवर्तन यात्रा व्यापक तैयारी है, हर गली चौराहे पर भाजपा वहां पर फुल एक्शन मोड में दिख रही है। हम तो वहां गए थे पिछले एक महीना बंगाल में घूमने के बाद, जो चीजें हुई हमने अपने मैगजीन में भी दिखाई है, वो मैगजीन भी एक बार दिखाइए। इस मैगजीन में बंगाल के ताजा जो पॉलिटिकल हालात हैं उसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने लिखा है। लेकिन उस वक्त जो बंगाल में जो चर्चाएं थी, जो हालात थे, अब धीरे धीरे बंगाल परिवर्तन के दौर में आप कह सकते हैं कि चल चुका है। तो सबसे पहला सवाल सर आप ही से, क्या लग रहा है, इस परिवर्तन यात्रा से क्या माहौल बना पाएगी भाजपा? माहौल बनाने की कोशिश तो जरूर कर रही है बीजेपी। और देखिए, बीजेपी आप बंगाल के चुनाव को देख लीजिए, तो किसी को भी एक या दो अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली। चाहे ममता बनर्जी हो, उनको भी 3 अटेम्प्ट लेना पड़ा वाम दलों को परास्त करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। बीजेपी भी 2 अटेम्प्ट ले चुकी है, उसका ये तीसरा अटेम्प्ट है। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। इस बार बहुत जरूरी है बीजेपी का वहां जीतना। तो वहां कोशिश तो की जा रही है। SIR है, उसका भी बहुत इम्पैक्ट है। 70 से 80 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, और कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो वोटर बन गए थे, उनके नाम ज्यादा कटे हैं। तो दीदी को तो नुकसान होना है, कोई शक नहीं। लेकिन 77 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी, उसको 77 से मतलब 3 गुना ज्यादा सीट लाना है, ये बड़ी चुनौती है। इतना दीदी कमजोर नहीं हुई है कि 3 गुना सीट बीजेपी ला देगी, मुझे लगता है। एक खबर जो सर निकल कर सामने आ रही है, हालांकि पुख्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना चर्चा बंगाल में है कि अमित शाह ने डेरा डाल दिया है। एक घर भी जो है, एक ऑफिस वहां पर ले लिया गया है अमित शाह के लिए, तो खूंटा गाड़ दिया है। फायदा होगा? पर हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं, डे 1 से हम लोग बोल रहे हैं कि अमित शाह का खूंटा अगर गड़ा तो भाजपा का खूंटा वहां गड़ा। और अभी जो परिवर्तन यात्रा है उससे बदलाव काफी हुआ है, लोगों में जोश आया है, वोटर्स में ताकत आया है। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि पहले अभी तक 15 दिन पहले तक अगर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। आप भी कवर करने के लिए गए थे, तो वो जोश खरोश, वो हिम्मत, वो ताकत वोटर्स में दिखाई नहीं दे रही थी। SIR वहाँ कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं। SIR को लेके किसी के मन में भी कोई किंतु परंतु नहीं है, सब बहुत खुश हैं SIR को लेके। 70-80 लाख
वोटर्स कट रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम वोटर्स ऐसे ही हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अगर बंगाल में आप देखेंगे, जो योजना दीदी के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे लक्की भंडार योजना, अभी जो अनएम्प्लॉयड लड़के हैं 24 साल से लेके 40-41 साल तक के लिए, उन लोगों को 1400-1500 रुपए के आसपास दीदी के द्वारा फिर अनाउंस किया गया है। तो यंग वोटर्स कहीं टर्न अप उधर नहीं हो जाए इस पैसे की लालच में, कहे कि फ्रीबीज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सभी स्टेट्स में उसी बल पे वोट कन्वर्ट हो रहा है। आप दिल्ली देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, तो ये बड़ा खतरनाक रूप लेता जा रहा है। और फ्रीबीज का बहुत लंबा फेयर लिस्ट है बंगाल में, अगर आप देखेंगे वो उसको कैसे बीजेपी ओवरकम करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बीजेपी भी अनाउंस कर रही है, जैसे लक्की भंडार योजना में अगर दीदी के द्वारा 1000 रुपया दिया जा रहा है, बढ़ा के 1500 रुपया कर दिया गया। बीजेपी अगर 3000 कर दे या 10,000 रुपया कर दे, विश्वास कितना वहां के लोग कर पाते हैं। जैसे बिहार में आपने देखा होगा कि महागठबंधन के द्वारा अनेक योजनाओं का योजना निकाली गई थी, बताई गई थी, लेकिन विश्वास कर नहीं पाए। रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा विश्वास किया करते हैं, जो रूल करता है उस पर ज्यादा विश्वास होता है। और देखिए मैंने भी वहां खुद जाकर कवर किया है, बिल्कुल वहां पर जो यूथ है सर, भले ही आप कितना पैसा दे दीजिए यूथ को, वहां पर नाराजगी तो है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां रोजगार की कमी लोगों के है, लोग पलायन कर रहे हैं और पलायन करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो ये समस्या एक बहुत बड़ी। तो ये नाराजगी अगर आप बंगाल की बात कर रहे हैं, तो ये नाराजगी तो वहां के स्टेट से होनी चाहिए, जो वहां मुख्यमंत्री है उससे होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये 1400-1500 रुपए की का ये जो योजना निकाला जा रहा है, उससे ये नाराजगी खत्म होने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होगी सर। जहां तक हमने जो युवाओं से बातचीत किया है, बिल्कुल ये नाराजगी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन अब देखिए, भाजपा भी लगी हुई है, टीएमसी भी लगी हुई है। सर आपको क्या लग रहा है, मतलब यूथ को अगर फ्रीबीज दे दिया जाए तो यूथ विश्वास कर लेगा? नहीं, विश्वास तो नहीं करेगा। अब रोजगार की जगह 1500 रुपया तो नाराजगी दूर नहीं कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन काफी हद तक इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिस तरह से युवाओं की भीड़ उमड़ रही है, लाखों की संख्या में, उससे तो लगता है कि भाई युवा आकर्षित है। लेकिन युवा केवल 1500 रुपए का फायदा तो लेना चाहते हैं, लेकिन 1500 रुपए के चक्कर में वोट दे देंगे, नौकरी की उम्मीद छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो ममता दीदी को भी लग रहा है कि लड़ाई थोड़ी टफ होती जा रही है, तभी उन्होंने इस योजना की शुरुआत और तभी वो धरने पे भी बैठी हैं, लगातार धरने पे है दीदी। और इसी धरने पर बैठने के कारण एक बड़ा विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति जो है वो वहां पहुंचती हैं और उनको रिसीव करने नहीं जाती ममता बनर्जी। देखिए, कल ही की घटना है ये। महामहिम राष्ट्रपति, उनका आगमन हुआ था, पहले से कार्यक्रम पहले से तय था। यहाँ पे वो धरना पे बैठी थी, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको रिसीव करने के लिए जाना था, तो ममता बनर्जी गई नहीं रिसीव करने के लिए। दूसरी बात, जो वेन्यू फाइनल किया गया था राष्ट्रपति महोदया के लिए, उस वेन्यू को भी बदल दिया गया बिना सूचना के। लेकिन जब राष्ट्रपति कलकत्ता पहुंची, उनको ये जानकारी हुई कि ये वेन्यू को बदल दिया गया है, तो वो उस वेन्यू पे पहुंच गई। वेन्यू बदलने का बहाना ये दिया गया कि यहाँ पे पहुंचने का एक्सेस कम है, एक्सेस अच्छा नहीं है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ उसको एक इशू बनाया गया। दूसरा, वहां पे काफी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है, जगह उतना नहीं है, ये ऐसा बहाना बनाया गया। जब राष्ट्रपति वहां पहुंची तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये ऐसा जगह है जहाँ पे 2-4-5 लाख लोग जमा हो सकते हैं, जाने आने की भी कोई समस्या नहीं है, तो वेन्यू बदलना बिल्कुल गलत था। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ बिल्कुल, वहां के राष्ट्रपति के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, और मतलब वेन्यू बदल देना है, मतलब एक पॉलिटिकल लीडर की तरह ट्रीट कर रही थी ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री जी अगर गए होते, प्रोटोकॉल तो ये भी कहता है कि प्रधानमंत्री को भी सीएम रिसीव करे, बिल्कुल। लेकिन चुनाव में प्रोटोकॉल काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति तो सबसे ऊपर है, वहां पार्टी के लाइन पर उनको नहीं देखा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति महोदया वहां पहुंची थी तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि मुख्यमंत्री को कायदे से उनको रिसीव करना चाहिए था। धरना पर बैठी थी तो उठ के जा सकती थी कुछ देर के लिए, कोई नहीं गया सर, लेकिन वो नहीं गई। ये माने मर्यादा के खिलाफ है। और राष्ट्रपति
महोदय देखिए, पहला वेन्यू जो था जहां से बदल दिया गया था कार्यक्रम, वहीं गए। हाँ उनको बताया गया कि आपका लास्ट आवर में आपका वेन्यू बदल दिया गया, तो देखने गए हाँ, आखिर क्या कारण था कि बदल बहुत दिया। नाराज थी। हाँ। तो नाराज नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये तो इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ 5 लाख लोग आ सकते मतलब हैं। उनको ये लगा कि कहीं न कहीं हमको भी राजनीतिक रूप से देखा जा जी। रहा है, और हमको एक नेता किसी पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति है ना भाई, वो अब किसी पार्टी की थोड़े रही, वो तो राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रतीक है। तो उनके प्रथम नागरिक मानी प्रथम जाती है। नागरिक है, तो उनका स्वागत नहीं करना, उनका वेन्यू बिना जानकारी के बदल देना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो राष्ट्रपति थोड़ा बयान देती, हाँ वो उस वेन्यू पर थोड़ा जाती जहां से कार्यक्रम बदल दिया गया, उनको बताया गया होगा कि अब हाँ। यहाँ नहीं है, हाँ। फिर भी हो गई। हाँ और कहा है कि यहाँ तो 5 लाख लोग आ सकते थे, फिर क्यों बदल दिया गया? तो ये नाराजगी भी इसलिए कि ममता बनर्जी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, और खुद ममता लेने चली गई होती राष्ट्रपति महोदया को, तो शायद जहां ले जाती वहीं जाती हूँ। लेकिन ये गलत परिपाटी चालू हो गलत गई है। परिपाटी बंगाल में शुरू से रही है, ममता दीदी ऐसे ही मनमानी करती रही है। और ईडी का रेड होगा तो जहां रेड हो रहा है वहां पहुंच जाती है, थाने पर कोर्ट पहुंच में जाती है। कोर्ट कोर्ट पहुंच जाती है। हाँ, कोई कोई कार्यकर्ता पकड़ सुप्रीम ले कोर्ट में तो कोर्ट थाने पहन के पहुंच गई सर, हाँ। वकालत करने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति को रिसीव करने नहीं जरूरी नहीं समझा, लेकिन उनका यही स्टाइल लोगों को रिझाता भी है, रिझाता है और सर। सत्ता में है इतना लेकिन दिनों से। लेकिन सर इस पूरे वाकये से क्या लग रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जो डिमांड बहुत दिन से कुछ लोग कर रहे थे, क्या लग रहा है कि उस दिशा में एक कदम टीएमसी ने रख दिया है? देखिए, बंगाल जीतना है तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी, देखिए ममता बनर्जी से लोग नाराज हैं। और केवल 30% मुसलमान गोलबंद होकर वोट दे देंगे तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन जाएगी। और सीटों में बहुत फर्क है बीजेपी और टीएमसी में, हाँ। लेकिन वोट परसेंटेज में बहुत फर्क नहीं है। थोड़ा सा भी वोट बढ़ गया है बीजेपी का तो ममता जी बहुत पीछे छूट जाएगी। तो लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी के समर्थक वोट गिरा पाएंगे? हाँ, ये नहीं बड़ा गिरा सवाल पाते। है सर। हमने तो अपने मैगजीन न्यूज हाट की जो मैगजीन है आप उपलब्ध है, बंगाल में भी कई जो स्टॉल है वहां भी मिलेगी, बिहार में भी उपलब्ध है। हमने लिखा है कि क्या वोटरों की समस्या हो सकती है। बीजेपी जीत सकती है इस बार, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू कराए, जो उसके वोटरों में डर है वो खत्म हो जाए, फ्री होकर लोग घर से निकले, जाके वोट गिराए। सर 480 कंपनियां तो लगाई हैं, कंपनी लगाने से कुछ नहीं होगा। भाई कंपनी लगाने से क्या हो जाएगा? जब तक आप वोटर्स में, क्या भाजपा ये इंश्योर कर पा रही है अपने वोटर्स को कि एडवर्स सिचुएशन में अगर भाजपा सरकार नहीं बना पाती है, उसके बावजूद भी वो उसके साथ है? अगर ये आश्वासन वोटर्स को मिल जाता है तो 100% जितने वोटर्स उसके कोर वोटर्स हैं एक भी चुकेंगे नहीं, सब आगे बढ़ के वोट देंगे। और एक इनपुट आपके पास भी आया था कि कैसे मतलब टीएमसी के कार्यकर्ता जो है बूथ तक ले जाते हैं, वो क्या प्रक्रिया है और क्या कैसे? वहां कैडर काम करता है, और ये कैडर सिर्फ आप समझ लीजिए तृणमूल के समय से नहीं है, ये सीपीएम के टाइम से ये कैडर चला आ रहा है। उसको अडॉप्ट टीएमसी ने कर लिया। हो सकता है कि आगे वाले समय में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो यही कैडर वो भी अडॉप्ट कर सकती है। उस कैडर में क्लब्स होते हैं, जितने क्लब हैं पूरे बंगाल में, दुनिया भर के क्लब है। एक एक मोहल्ले में 2-2, 3-3 क्लब है जिसको सरकार के द्वारा पैसा भी दिया जाता है। वो क्लब वाले को एक एक आइडिया रहता है कि यहाँ पे कितने वोटर्स हैं, क्या उम्र के वोटर्स हैं, उनके पास पूरी लिस्ट होती है। वहां पे सरकार की तरफ से या तृणमूल पार्टी की तरफ से उन लोगों को फंडिंग किया जाता है जिससे वोटर्स को वो टर्न अप करा के बूथ तक लेके आए। उसमें वो लोग चयनित करते हैं कि कितने वोटर्स 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के हैं। जो वोटर्स पैदल चल के नहीं आ सकते हैं बूथ पर, उनके लिए ऑटो, उनके लिए टोटो की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए खाने की, नाश्ता की सभी व्यवस्था की जाती है। तो इतना स्ट्रॉन्ग उन लोगों का फॉलो अप है। तो बहुत बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं बीजेपी के लिए, जो मतलब अगर जीतना है तो इन सब से बाकी स्टेट में तो लड़ना होगा। भाजपा भी ये सारी प्रक्रिया करती है ना, जहां पर चुनाव फुल फेज में जीतते आ रही है, तो वो प्रक्रिया बंगाल में भी भाजपा कर सकती है। क्या दिक्कत है? सर दूसरे स्टेट में अगर आप देखेंगे जो भाजपा के वोटर्स हैं या फिर किसी दूसरी अन्य पार्टी के वोटर्स हैं, पन्ना प्रमुख तक भाजपा बनाती है सर। उनको लाना नहीं पड़ता है, उनको थोड़ा पुश करना पड़ता है। यहाँ पे वोटर्स में
हिम्मत जगा के वोट करने के लिए बूथ तक पहुंचाने की सबसे हाँ, बड़ी ये जो कवायद है वो भाजपा को मैंने तो करनी वही कहा पड़ेगी। कि बीजेपी ने अगर ममता दीदी के लाइन पर काम कर दिया, हाँ मैंने वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचा दिया, हाँ। सुरक्षित घर ला दिया, तो और बाद में भी सुरक्षा की हाँ, गारंटी। बाद में सुरक्षा सुरक्षा की हो, गारंटी। तो ममता दीदी राष्ट्रपति शासन बाहर की डिमांड चली आप दी। देखिए, राष्ट्रपति शासन यूं ही तो लगाना असंभव है, फिर ममता दीदी कोर्ट चली जाएंगी, वहां से उनको राहत मिल जाएगी। तो जब तक वैसा कोई जो समय था राष्ट्रपति शासन लगाने का बंगाल में, वो भाजपा चूक चुकी है, वो चूक हो चुकी है। आपको आरजी कर हो गया, फिर संदेश खाली हो गया, दुनिया भर का मौका भाजपा को टीएमसी मिला। के एक नेता ने मुझे कहा, बड़ा नेता, उसने कहा कि भाजपा खुद नहीं चाहती है कि यहाँ दीदी यहाँ से जाए। हम बोले क्यों? क्योंकि भाजपा चाहते दिल से, तो दीदी गई। क्योंकि और ये बातें केवल टीएमसी के लोग नहीं, आम जनता के बीच में भी ये मैसेजिंग है। नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है ना कि भाजपा आप जैसे बता रहे हैं नहीं चाहती है दीदी जाए। अगर दीदी यहाँ से चली गई तो एक और प्लस हो जाएगा महागठबंधन में, जो दिल्ली बैठ के उपद्रव करेगा और कुर्सी को डगमगाएगा। बिल्कुल वो बेटर है। दीदी बंगाल में फंसी है, वही फंसी रहे। हाँ, अगर वो बंगाल से फ्री हुई तो सीधा सेंटर पर हमला बोलेगी। लेकिन इस बार और नीतीश कुमार के बाद दीदी है सबसे आगे। लेकिन देखिए, इस बार परिवर्तन की यात्रा के माध्यम से अमित शाह ने कमान तो संभाल ली है। अब क्या होगा बंगाल में, वो लाइव तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। पहुंचेंगे कुछ दिन में बंगाल और एक एक अपडेट और जनता का मिजाज आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए इस डिबेट को यहीं विराम देते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सुझाव और आपकी शिकायत दोनों ही कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया।